अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, सियासी मुखालफिन और मुखालफत जमहूरियत का हिस्सा नहीं बल्कि हुस्न है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत चंद खानदानों के बरसरे इक़्तिदार रहने को ही समझा जाता है। सोने पे सुहागा आए दिन हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम सामने आ रहे हैं जो कि जमहूरियत के हुस्न को चार चांद लगाने के बजाय उसका चेहरा मजीद मस्क कर रहे हैं। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत की जानिब से 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का फैसला सामने आया है। इन यूट्यूब चैनल्स में जहाँ हुकूमत पर तनकीद करने वाले कुछ चैनल शामिल हैं, वही हुकूमत के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल्स भी शामिल हैं। आज के दौरे जदीद में सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके जरिए ना सिर्फ सियासी मुखालफिन बल्कि आम आवाम भी खुलकर हुकूमती इक़दाम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। दौरे हाजिर में यह प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में आम है, लेकिन हुकूमत शायद अपने सियासी मुखालफिन समेत आम आवाम को पत्थर के दौर में वापस धकेलना चाहती है, जहां ना सिर्फ हुकूमत पर तनकीद पर पाबंदी हो बल्कि हुकूमत से उसके अखराजात पर सवाल करना भी जुर्म तस्वुर हो। पंजाब असेंबली ने एक ऐसा ही बिल मंजूर किया है जिसके तहत अवामी आगाही के नाम पर सरकारी फंड से हुकूमती तशहीर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके, और इस हवाले से अगर किसी को शिकायत हो तो वो अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा, बल्कि ये कानून हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे में दिए गए फैसलों से मुबर्रा तस्वुर होगा। ये कानून पंजाब हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो पब्लिक फंड से मुकम्मल होने वाले किसी प्रोजेक्ट का नाम ना सिर्फ अपनी मर्जी से रख सके बल्कि पहले से तकमील शुदा मंसूबों का नाम भी तब्दील कर सके। इस कानून की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका इतलाक 1 जनवरी 2024 से किया गया है। गुज़िश्ता माह बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कई अहम मंसूबों का ऐलान सामने आया था, जिनके नामों को लेकर काफी बहस छिड़ गई थी कि आखिर पंजाब में हर दूसरा प्रोजेक्ट मियां साहब या उनकी साहबजादी के नाम पर ही क्यों बनाया जा रहा है। ये ना सिर्फ अपनी जाती तशहीर के लिए पब्लिक फंड्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है बल्कि अदालती फैसलों की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तो ये कुछ इशूज हैं जिन पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, और अभी एक पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमने देखा भारत की दरअंदाजी के बाद, तो उसके अंदर भी पेश रहे और बड़ा एक कामयाब जो है वो मैं समझती हूँ कि डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो वहाँ से दौरा जो है वो कर आए हैं मुख्तलिफ वर्ल्ड कैपिटल से, और बड़ी हमने देखा कि पाकिस्तान का केस भी प्लीड किया, उस इशू पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ और इशूज़ हैं पॉलिटिकल जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ज़ाहिर दिन की बड़ी खबर होती है और ख़ासतौर पर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या कंसर्न करती हो तो मैं कोशिश हम करते हैं कि वहीं से जो है गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर, 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं, और इनके अंदर कुछ नाम ऐसे हैं जो कि इस मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। वो खाली जो आजकल हम कैटेगराइज करते हैं ना कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, वो वाला मामला नहीं है। कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनके नाम भी इसके अंदर है। किस तरह की जमहूरी रवायात हैं सर जो एक जमहूरी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर कायम हो रही हैं? जी, जमहूरी रवायात का सवाल ये भी है कि ये जो सब हमारे साहिबान हैं क्या ये अपने यूट्यूब चैनल्स में अंग्रेजी के अल्फाज हैं लाइबल और स्लैंडर, कि क्या वो लाइबल और स्लैंडर तो नहीं करे, क्योंकि इजहार राय की आज़ादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। और ख़ासतौर पे आपने दुरुस्त कहा कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जितना सीनियर सहाफ़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपने जो नाजरीन है, यूट्यूब की जो नाजरीन है, उन तक जो है सच पहुंचाए। तो अगर वो यूट्यूब जो है वो एक जरिया बन जाए हद तक इज्जत का और गलत खबरें फैलाने का, गलत अफवाहें फैलाने का, जो कि बाद में दुरुस्त साबित ना हो लेकिन उसका जो नुकसान है वो हो जाए और फिर उसकी कोई पकड़ नहीं है। देखिए, अगर आपने कोई गलत बात कर दी है, बारहा हम देखते हैं हर चंद हफ्तों के बाद कोई बड़ी एक अफवाह उड़ती है, पूरा मुल्क उसको डिस्कस करता हुआ तो पता चलता है कि उसमें तो कोई हकीकत ही नहीं थी। इस तरह जो है, जहां ये जरूर है कि हुकूमत को बजाय ये कि इसको बंद करने के, बहुत सारी साफी तंजीमें हैं बड़े यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जिनके साथ बैठकर इजहार राय की जो हम कह सकते हैं हदें हैं उनका तयन करना है। हाँ। और वो अगर इजहार राय का तयन हो जाए तो फिर पार्लियामान की तरफ से कानून साजी भी हो। हाँ। इशू यही है कि तो आज के जमाने में एक बात मैं मुकम्मल कर लूं कि आज के जमाने में अब चूंकि अखबारें और प्रिंट मीडिया नहीं है,
लेकिन जो जिम्मेदारी है किसी भी चैनल की या किसी भी शख्स की जो अपना चैनल चला रहा है, उसको बहरहाल उसने कुछ जिम्मेदारी तो लेनी है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन अवाम के सामने रख रहा है, तो लिहाजा वहां उस पर उसका इतलाक होना है। इस पर जरूर बहस हो सकती है कि क्या बंद करना ही बेहतरीन तरीका है। नहीं, बिल्कुल मैं यही सवाल करना चाहती थी कि एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं होता। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती तो बंदिश भी तो फिर हल नहीं है। और जब आप कवानीन की बात कर रहे हैं, सर कवानीन तो बहुत है, पीका एक्ट की बात कर लें, हम उसे डिसएग्री करते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, तो किसी कानून के तहत कार्रवाई होना एक अलग बात है। अगर किसी को लगता है कि कोई स्लैंडर कर रहा है या कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है एक आदत के तौर पर स्प्रेड कर रहा है या एजेंडा बेस्ड कोई काम जो है कोई कर रहा है, बंद कर देना, डू यू थिंक, मैं वही सवाल कर रही हूं कि इस चीज को सपोर्ट करना, 27 चैनल्स बंद हुए हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? जी, और नजरसानी का मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपने बंद किया तो कल खोल दें। अगर अदालत ने हुक्म दिया बंद करने का तो फिर किसी फैसले की जो बुनियाद है कानूनी, उसका तयन जरूरी है। तो मेरी ये तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना जो है, बड़े माशाल्लाह बालिग ज़हन लोग हैं उस काबीना में, वो मिलकर इसका कोई एक मुस्तकिल हल तलाश करें कि हमारे पास एक तरीकेकार हो कि ये हद है, अगर आप इससे आगे जाएंगे। मतलब हमने बार बार देखा है कि इदारों के सरबराहान के खानदानों तक रुक गए हैं, उनके बारे में गलत तस्वीरें छापी हैं, या हमें मुझे याद है चंद साल पहले खवातीन साफियों का एक पूरा ग्रुप जो है वो कौमी असम्बली में इंसानी हकूक की कमेटी के सामने पेश हुआ था अपनी प्लीट करने के लिए कि उनकी किस किस्म की जो है और गलत और कभी जो है वो वीडियोस बना कर वो टाली जाल रही थी उनकी, जो है उनको भी लाइबल और स्लैंडर किया जा रहा था। तो हमें ये जो बंदिश है वो एक आर्जी तौर पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल तो कानून है और कानून का इतलाक है। कानून एग्जिस्ट करते हैं सर, क्रिमिनल डेफेमेशन है, सिविल डेफेमेशन है, जो बातें आप कर रहे हैं वो चार्जेस प्रेस किए जा सकते हैं, कवानीन तो बहुत है। लेकिन सर सवाल इसके अंदर एक और भी है ना कि क्या इस तरह की पॉलिटिकल तनकीद, इदारों के खिलाफ तनकीद, कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ, पावरफुल इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद क्या माजी में नहीं होती रही है? और अगर होती रही है तो क्या आज वो आप ही अपनी जमात की बात कर लें, आप ही के इलाके गुजरावाला में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी सख्त तकरीर की थी, आई एम श्योर कि आपके YouTube चैनल पर आज भी अवेलेबल होगी, ये मवाद भी तो एग्जिस्ट करता है। इस लिस्ट के अंदर जो एक अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट भी शामिल है। तो आपको नहीं लगता कि उससे ये भी लगता है कि पॉलिटिकल मुखालिफिन की आवाज दबाने की भी कोशिश है? देखिए, यहाँ अभी हदूद का तयन होना बाकी है। देखिए, मैं तनकीद पर सिर्फ ये कहना कि जी इस हुकूमत की ये पॉलिसी गलत है और उस पर आप उसे डिसएग्री करते हैं, इस पर तो किसी को कोई एतराज ना था, ना है, ना होगा। लेकिन बात जब जातियात तक पहुंचती है और फिर जो है आजकल चूंकि बिल्कुल ही सब लोग सोशल मीडिया पर आजाद है, तो हर किस्म की गुफ्तगू, तो हमें यह भी सोचना है जो जितना सीनियर, मैं फिर कहूँगा जितना सीनियर साफी है, उस पर उतनी जिम्मेदारी है कि वो आज तक सिर्फ तनकीद के ऊपर, पॉलिसी की तनकीद के ऊपर किसी को बंद नहीं किया गया। जब भी मामला उठता है तभी उठता है जब वो इश्यूज जो हैं वो जातियात तक जाते हैं, खानदानों तक जाते हैं, या एक इदारे का जो मुस्तकिल रोल है उस पर हम सब बात करते हैं पाकिस्तान में मुक्तदरा का जो किरदार है। लेकिन अगर आप उसको जो है एक कभी तरीके से पेश करेंगे, और जिस तरह अब मैं जो आपने जिक्र किया एक जमात के ऑफिशियल अकाउंट का, अगर उस पर से एक प्रोपेगेंडा आइटम के तौर पर 1971 का इस्तेमाल किया जाएगा और वीडियोस का इस्तेमाल किया जाएगा और ये साबित करने के लिए कि ये मुल्क जो तोड़ा गया था ये ऐसे तोड़ा गया, तो फिर इश्यूज उठेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इसका कोई बराह रास्त हल नहीं है। मैं समझता हूं कि बंदिश भी हल नहीं है, इसका बकायदा कानून के इतलाक के जरिए ही इनको प्रोसिक्यूट करना। सो यू हैव अ मच बैलेंस्ड व्यू, मैं आई रियली हैव टू गिव दिस टू यू कि गवर्नमेंट के बाकी लोगों से आपका एक बड़ा बैलेंस्ड इसके ऊपर ओपिनियन है कि बंदिश भी, शायद मुकम्मल बंदिश जो है वो भी किसी चीज का हल नहीं होता, क्योंकि इस वक्त नून लीग के मुखालफिन या आपकी हुकूमत के मुखालफिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इससे जमहूरियत तो मजबूत नहीं होगी, हाँ हाइब्रिड सिस्टम मजबूत हो सकता है, जिसकी बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं और एतराफ कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, एक हाइब्रिड सिस्टम है। नहीं, ये पाकिस्तान में जो इसे हम कहते हैं बैनिस्तान बन गया है, हाँ। वो यही वजह है कि रियासत की इस्तेदाद को बढ़ाने की जरूरत है, और जब रियासत की इस्तेदाद हालात की पेचीदगी का मुकाबला नहीं कर पाती तो तब कहा जाता है कि बंद करते हैं।
तो अगर रियासत के अंदर इस्तेदाद हो इन लोगों को सीरियसली प्रोसिक्यूट करने की, कवानीन मौजूद है, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ डिलेज होते हैं, वहाँ पर एक अलग जो है हमें इस्तेदाद की कमी और इनकॉम्पिटेंस का सामना है। हाँ। लेकिन ये जैसा मैंने कहा, ये लॉन्ग टर्म इशूज हैं और इस पे बार बार चूंकि ये मामला उठ रहा है, तो मेरी ये भी तवक्को है कि पार्लियामान भी इसको दोबारा देखेगी कि किस तरह इस सारे इशू को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि बंदिश तो कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जब वो बंदिश खुलेगी तो दोबारा मामला जो है वहीं पहुंचेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान इस मामले में अकेला नहीं है, पूरी दुनिया की हुकूमतें इस चीज से लड़ रही हैं कि उनके सोशल मीडिया पर झूठ और गलत खबरें आ रही हैं, उनका कैसे मुकाबला करना। यहाँ तक कि अमेरिका में जहाँ सबसे पहले लेजिस्लेशन हुई थी, जिसको बहुत अब चैलेंज किया जा रहा है कि भाई जो भी ये प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है, उनको बहुत सारे 1996 में गालिबन कानून बना था जिसमें कहा गया कि जी उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं कि उस पर क्या कहा जाता है। तो अब सब लोग ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को बहरहाल ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसको इस्तेमाल करके अगर झूठ और स्लैंडर और लाइबल किया जा रहा है तो फिर उस शख्स की भी जिम्मेदारी है जो ये काम कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी कुछ लाइबिलिटी अक्रू। जाहिर है सर, वो तो यूट्यूब के आई थिंक कुछ लोकल कवानीन है, जाहिर है जो इन प्ले आएंगे जब किसी भी मुल्क की हुकूमत या अदालतें इन्वॉल्व होंगी, तो आई एम श्योर कि वो जो आप बात करें वो तो खैर अमल में आएगा। लेकिन सर थोड़ा सा ऑन अ डिफरेंट नोट, ये मैं सेंटर की बात नहीं करी, लेकिन आप लोगों की हुकूमत है पंजाब के अंदर, मैं हमेशा कहती हूँ बड़ी तगड़ी हुकूमत भी है, बड़ी प्रोमिनेंट हुकूमत भी है, हमें नजर भी आती है जगह जगह पे, खबरनामे के अंदर भी दिन में 4-5 दफा हम देखते हैं आपकी पंजाब गवर्नमेंट के किसी ना किसी मामले को। तो सर कानून साजी तो हो रही है, लेकिन किसी और डायरेक्शन में हो रही है। पंजाब असेंबली में सर कानून साजी हुई है जहां पर यह कहा गया है कि अवाम का पैसा जो हुकूमती तशहीर के लिए खर्च होगा वो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, वो जायज है, उसको खर्च किया जा सकता है। दिस कम्स एट अ टाइम जब मरियम नवाज साहिबा की बहुत सारी जो तशहीरी कैंपेन्स हैं उनको डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया हुआ है बहुत से लोगों ने एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप सर? क्योंकि ये आपको पता है कि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है इस बात के ऊपर कि पंजाब में ऐसा लगता है कि हर दूसरी चीज के ऊपर मियां साहब और उनकी साहबजादी, ये दो नाम हैं जो चिपकाने के लिए जो एक प्रॉपर कैंपेन है जो चल रही है। जी, ये भी एक और मुश्किल सवाल है जिस पर अभी इसका फैसला होना है कि ये कैसे चलेगा। हाँ। क्योंकि एक तरफ ये भी इशू है कि आजकल के जो 21वीं सदी का मीडिया है उसमें मुस्तकिल तौर पे हुकूमतों की गवर्नेंस अपनी जगह पर, उस गवर्नेंस की का जो इब्लाग है, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उतना ही अहम है उन इश्यूज के लिए जहां हम कहते हैं कि अवाम का मोरल या कौम का एतमाद या उस सूबे के लोगों का एतमाद। तो अब कम्युनिकेशन तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि पूरी एक साइंस बन चुकी है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के नाम पे। अब यही बात है कि अगर पंजाब की असेंबली जो है वो इस मामले को अप्रूव करती है तो फिर वो तो उसके मजाज हैं कि वो करना चाहें, लेकिन उस पर जरूर एतराज हो सकता है और होता रहेगा। आपको एतराज है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं एंड आई एम श्योर कि आपकी पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि एतराज एंटरटेन होगा। नहीं, मेरा सिर्फ ये है कि ये कोई लामहदूद लाइसेंस नहीं दिया जा सकता अवाम के सरमाए को उस पर खर्च करने का। बहरहाल हर चीज की चूंकि हुकूमत है और हुकूमत का काम ही कवानीन और मामलात और रेगुलेशंस को कायम करना है, तो अगर वो इस पर जो है कुछ अरसे बाद या आज नहीं इसके ऊपर बाकायदा लेजिस्लेट कर देंगे भी कितना, अगर जो इतना बजट मुख्तस किया जाता है बजट के वक्त पर उसकी हद में रहें तो कोई किसी को कोई इतराज नहीं है। सर लेजिस्लेट तो कर दिया, हद का तयन नहीं किया और इसको लामहदूद ही कर दिया गया है जो आप बात कर रहे हैं। मुझे सर एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ और इश्यूज हैं, अपोजिशन की जमातें तहरीक चलाने की बात हो रही है, बहुत सारे और मामला आते हैं, 26वीं तरमीम फिर 27वीं तरमीम, उसको लेकर भी कुछ जो है वो बातें हैं जो इस वक्त रूमर्स हैं जो हम सुन रहे हैं, कुछ इशूज हैं इन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सर क्योंकि पंजाब से रिलेटेड बात करें तो एक सवाल करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी कि ये जो पंजाब असेंबली में सर 26 अराकीन को डी सीट करने का मामला है, ये किस कानून या किस जमहूरियत या किस जमहूरी कदर जो है उसके एन मुताबिक है? थोड़ा सा इस पे, क्योंकि सर आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, आपने मेरा ख्याल है कि जितना शोर हंगामा हाथापाई तक भी मामला जो हैं वो देखे होंगे पार्लियामेंट में, हम खुद विटनेस हैं, हम खुद पार्लियामेंट कवर करने जाते थे। ये कौन सी रिवायात है सर कि अगर तकरीर के दौरान जो है वो हल्ला गुल्ला कर दिया, शोर कर दिया, तो आप अपनी इलेक्टेड जो सीट है जो जीत कर आए हैं आप वो उससे हाथ धो बैठेंगे? जी, अल्लाह ताला ने मुझे जो पार्लियामेंट में मौका दिया है उसका गालिबन सबसे खराब वाकया जून 2021 में हुआ था जब पीटीआई की हुकूमती वुज़रा ने
डेस्कों पर चढ़ चढ़कर ऑपोजिशन को बजट की किताबें मारी थी, लिटरली दे हर्ड बुक्स एट अस। लेकिन तो लिहाजा लेकिन ये पार्लियामान में ऐसे वाकया जो होते हैं, ये स्पीकर का बिल्कुल इस्तेकाक है कि वो अपनी असेंबली को किस तरह चलाना चाहते हैं। और बड़ा सिंपल मामला है कि जो भी अरकान पार्लियामान है या अरकान असेंबली हैं, स्पीकर उनके जो है ना वो कस्टोडियन है, उनके अमीन है। वो अगर जाकर एक माजरत कर लें कि जी हमने माइक तोड़े, हम इस पे माजरत खां हैं, तो मामला फौरन 15 मिनट में हल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको उतना घसीटेंगे और उसके ऊपर भी ज्यादा एजिटेट करेंगे, जो पार्लियामान है वो देखिए कवानीन से ज्यादा बाहमी एहतराम पर चलती है। तो अगर उन्होंने एक गड़बड़ की, स्पीकर ने उस वक्त एक अपने वक्ती तौर पे एक फैसला किया, अगर ये अरकान मेरी उनको बहुत कहते ना बरादराना मशवरा होगा कि वो सब इकट्ठे होकर स्पीकर साहब के दफ्तर में जाए और कहे जी हम माजरत करते हैं, ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं था, मामला फौरन हल हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाने की, लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। सर आई सी यू पॉइंट जो आप कह रहे हैं, आई सी दैट पॉइंट, लेकिन बात ये ना कि अगर वो ये नहीं करते तो सस्पेंड कर दें। वो जो सीट वोटों से जीत कर आए हैं, स्पीकर साहब का कैसे इस्तेकाक हो गया कि वो मूव कर दें कि उनकी वो सीट उनसे ले ली जाए? नहीं, आप आई थिंक अभी हम बहुत कबल इस वक्त बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब भी पूरी तरह इस सारे मामले को बड़े अच्छे तरह अक्लमंद और बड़े सोबर आदमी हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। तो वो इस मामले को खुश असलूबी से हल कर लेंगे। अभी तो खैर हमारा उनके साथ बड़ा एहतराम का ताल्लुक है और हमारा भी यही ख्याल था कि मलिक साहब जो है बहुत जो है वो सूझबूझ रखने वाले, लेकिन जितना गुस्से में मैंने उनको देखा वो मेरे लिए बड़ा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके एक शफकत का लफ्ज उनको बोल दे तो वो ठीक हो जाए। अच्छा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त आपका बरादराना मशवरा आई होप कि उन तक आज पहुंच जाए। वो तो कह रहे हैं हम जुमेरात को बाहर अपनी हकीकी असेंबली अब लगाएंगे, असेंबली हॉल के बाहर। देखिए मैं एक बात जरूर है, देखिए जिस तरह हमने कहा ना लामहदूद लाइसेंस नहीं है, लामहदूद कन्फ्रंटेशन भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, ये इसको मुस्तकिल एक तमाशा जो है मुखालिफत का। बात तो ये कि क्या आपने संजीदगी से जो अवाम की जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ का मिजाज ये है कि सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी जद्दोजहद उसको समझते हैं कि वो कमजोरी है, या वो ये किस तरह की ऑपोजिशन है जो तोड़ फोड़ ही नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे सालों के बाद बड़े मुश्किल हालात हमने देखे हैं, उसका तकादा ये कि आप जरूर खुलकर ऑपोजिशन करें, जरूर गवर्नमेंट की एक एक चीज को चैलेंज करें, लेकिन मुस्तकिल एक मुखासमत और तसादुम जो है वो ना उनके लिए ठीक है ना हुकूमतों के लिए ठीक है। ये बिल्कुल आई सी व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आपने जो भी बात की ना कि मुस्तकिल ऑपोजिशन भी दुरुस्त नहीं है, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि यहाँ पर जो बात हो रही है बार बार अब सेंटर के अंदर भी कि पीटीआई गवर्नमेंट एक कांस्टेंट हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, एक डेडलॉक है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और अब आवाजें उठने लग गई हैं कि डेडलॉक का जो हल होता है आखिर में सियासत में वो मुज़ाकरात ही होते हैं, वो बातचीत होते हैं। एक तो ये कि सर आप इससे इत्तेफाक करते हैं, दूसरा ये कि ये जो दो पार्टीज इस वक्त इन क्वेश्चन है इनके दरमियान आप मुज़ाकरात पॉसिबल भी देखते हैं, हो सकते हैं? जी, मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमती इत्तेहाद है, हम तो अभी भी उस मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं जहां से पीटीआई उठकर गई है। हम तो चाहते हैं कि गुफ्तगू हो, और अभी रिसेंटली जो इशू बना था रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो ये बात उनको समझ आनी चाहिए कि अगर जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे वो ये इशू संजीदगी से उठाते, इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो सकती थी और शायद उनको चले तमाम नहीं तो कुछ सीटों का तो कोई इंतजाम हो जाता ना उनका, अगर पार्लियामेंट उस ग्रे एरिया में लेजिस्लेट कर देती। तो उनका ये समझना कि ऑपोजिशन या सियासत जो है वो सिर्फ तसादुम है, वो उनको एक बंद गली तक ले आया। तो अभी भी दरवाजा खुला है, पिछले इलेक्शन के ऊपर जो भी उनके एतराजात हैं वो अपनी जगह पर हैं, उसको वो बात करते रहें, लेकिन मुस्तकबिल का भी सोचें, और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों का सोचें जिन पे ऊपर 12 साल से वो हुक्मरानी कर रहे हैं और जिनका वहां मैं बड़े
नरम अल्फाज में कहूंगा बेड़ा गर्क कर दिया हाकमियत का। हमें हर रोज नजर आता है वो सिर्फ जो 18 पाकिस्तानी वो बह गए दरिया में, वो तो सिर्फ एक समझे सिम्टम था, एक अलामत थी कि वहां किस किस्म का कलैप्स हुआ है। तो अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे, गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे और गवर्नमेंट को गवर्नेंस के ऊपर चैलेंज करेंगे, तो वो देखेंगे कि उनकी भी जो अवाम की नजर में और हुकूमत की नजर में भी तौकीर बढ़ेगी। मसलन अभी बजट था, अब बजट के ऊपर जो है इनके पास बहुत अच्छा मौका था कि ये एक एक शिक के ऊपर हुकूमत को चैलेंज करते, लेकिन उनकी चॉइस हमेशा ये होती है कि बजाय जो संजीदा पार्लिमानी अपोजिशन है वो करने के बजाय हमेशा शोर किया जाए और बलवा किया जाए, और वही वो समझते हैं कि वो अपोजिशन, हालांकि लॉन्ग टर्म में ये उनके काम नहीं आएगा बलवा। लैक ऑफ फोकस ही आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ना गवर्नेंस पे फोकस है, ना खान साहब की रिहाई पे फोकस है, ना इंटरनल पॉलिटिक्स पे फोकस है, ना आप लोगों से बातचीत करने पे फोकस है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि दिस मेक्स अ वेरी गुड ऑपोजिशन फॉर योर पार्टी बीइंग इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। लेकिन सर उसका फायदा लगता है आप लोग की गवर्नमेंट भी बहुत भरपूर नहीं उठा पा रही है, और अपने कामों पे फोकस के बजाय आप लोगों के भी जो सीनियर वुज़रा है उनका फोकस पूरा दिन इनको जवाब देने के ऊपर जो है वो मरकूज होता है। बल्कि बड़े सीनियर वुज़रा भी मैं देखती हूँ वो आके पूरा एयर टाइम लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसका सारा मुद्दा क्या होता है कि इमरान खान के खिलाफ बात करना है, जो मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। लेकिन चलिए थोड़ा सा सर आगे बढ़ जाते हैं। आपकी मौजूदगी है, आप लोग अभी पोस्ट जो ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद आप जो है वो थोड़ा सा आपने बड़ा एक अच्छा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मैंने देखा कि लॉन्च किया। भारत सर अभी भी कहीं ना कहीं ये बात हम सुनते हैं वहां से उनके सर्कल से कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इसका तो फर्स्ट फेज था, अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 होना है। तो आपकी सर क्या फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग है? एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो पहले भी घास नहीं डाली भारत को, आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई ऐसी कोशिश कर सकता है? जी शॉर्ट टर्म में तो नहीं। उनको देखिए ना सिर्फ मैदान जंग में बहुत बड़ी शिकस्त अल्लाह ताला के करम से हमने दी है, बल्कि उन्हें डिप्लोमेसी में भी अब कम से कम जो मैंने नोट किया है 5 दफा पसपाई हुई। वो पाकिस्तान के खिलाफ फाटफ गए, वो रिजेक्ट हुआ। उन्होंने IMF में पैकेज रोकने की कोशिश की, रिजेक्ट हुआ। वर्ल्ड बैंक का लोन रोकने की कोशिश की, रिजेक्ट हुआ। और SCO में गए हैं तो वहां वो अपना जो मकसद है वो हासिल नहीं कर पाए। ब्रिक्स तक में जो कि उनका एक बड़ा एक इदारा है, ग्रुप है, वहां भी उनको पाकिस्तान की वो मजम्मत हासिल नहीं कर पाए। तो ये उन्होंने मुस्तकिल तौर पे पहले मैदान जंग में और अब मैदान सफारतकारी में जो हजीमत का सामना है, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मोमेंट है। लेकिन ये बात जरूर है कि सिर्फ एक डेलीगेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह गया था और बहुत कामयाब रहा, अल्लाह ने बहुत करम किया, लेकिन सिर्फ एक डेलीगेशन से तो पाकिस्तान के सफारती मकासद हल नहीं होंगे। हिंदुस्तान अभी भी इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करके बैठा हुआ है, और अगर हमें इस सारे पानी के मामले को हल करना है तो पाकिस्तान को मजीद मेहनत दरकार होगी। और हिंदुस्तान अभी तो जिस तरह मैंने कहा कुछ करने के लिए मुश्किल है मानसून सीजन में, लेकिन जब मानसून खत्म होगा तो सितंबर के आखिर में उनके पास मौका आ जाएगा कि वो पाकिस्तान का पानी रोकें। We have to keep at it। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ब्रीफ कमेंट इसके ऊपर जो है मुस्तकिल कोशिश, बैनुल-अक़वामी जो ओपिनियन है उसको पाकिस्तान के हक में मोड़ना, जो ऑलरेडी बड़ा मुस्बत हुआ है, लेकिन उसको अपने हक में मोड़ना जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का अगला चैलेंज। जी बिल्कुल, और आप लोगों को जो है वो इसके ऊपर काम जो है वो करते रहना होगा, इसके अंदर कोई शक नहीं है। सर आखिर में एक ब्रीफ कमेंट अगर कर दें, ये कुछ आवाज़ें हम सुन रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जी कि हम एक प्लेयर हैं जब इंटरनेशनल कुछ सिनेरियोज की हम बात करते हैं, फिर हवाला जो है वो आगे चल के अब्राहम अकॉर्ड का दिया उन्होंने, इसराइल को तस्लीम करने का मामला, उसको लेकर भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें बाकी अरब ममालिक के साथ उस लीग का, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसका वही मतलब है जो समझ आ रही है, या इसका कोई और मतलब है? आप थोड़ी वजाहत कर दें। जी मेरी समझ में जो पाकिस्तान की सब पॉलिसी है वो अपनी जगह पर कायम है कि जब तक इसराइल और फलस्तीन का जो 2 रियासती हल है, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन है, जब तक फलस्तीन की अपनी रियासत कायम करने पे इसराइल तैयार नहीं होता, पाकिस्तान उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। यही पॉलिसी है। आई थिंक अरब ममालिक में खासतौर पर सऊदी अरब भी इसी की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ है गाजा में, और वो जो नाहक खून बहा है कुछ 70,000 फलस्तीनियों का, बच्चों का, खवातीन का, मर्दों का, उस खून का यही आई थिंक बेहतरीन जो आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो उसकी पासदारी हो सकती है वो यही है
कि फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे कायम और कबूल किया जाए। जब एक दफ़ा फ़लस्तीन का रियासत का टू स्टेट सोल्यूशन होगा, फिर इसराइल के बारे में भी पाकिस्तान सोच सकता है। बिल्कुल, और अभी तक तो खैर वो दोबारा इस बात को मना ही कर रहे हैं और इजराइल नहीं मान रहा 2 रियासती हल के लिए। लेकिन चलें किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे। यही जो फैसला आया एक तो 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का, कुछ उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से जुड़े कुछ मामलात हैं, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका मरवत साहब। सर आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर क्योंकि फैसला है आज की बड़ी खबर है, किस तरीके से देख रहे हैं सर 27 यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्लॉक किया गया बल्कि इंटरनेशनली भी उनकी रीच को जो है वो यूट्यूब को कहा गया है कि बंद किया जाए। किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? जब हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं तो तनकीद हो रही है सर कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्यों जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे इस फैसले का इल्म था कोई 15 दिन कबल। अच्छा। इत्तेफाक से जिस अदालत ने ये ऑर्डर किया था उस अदालत में मैं किसी और केस में गया था तो मुझे इल्म हुआ। मुझे ये तफसील मेरे पास नहीं थी कि किन किन चैनल को ब्लॉक किया गया है। अलबत्ता मुझे अंदाजा था कि पीटीआई से वाबस्ता बहुत सारे जो चैनल्स हैं और इसमें वो लोग भी अब तो लपेटे में आ गए हैं जो जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो किसी की मानते नहीं है, आजादाना सहाफत करते हैं। जिस तरह मतीन गजान हो गया या इस तरह चंद एक नाम इसमें और हैं, आफ्ताब इकबाल, और ये ज्यादातर जो चैनल्स हैं हैदर मेहदी जैसे मनहूस भी इसमें है, और एक नाम मुझे इसमें नजर नहीं आया शहबाज गिल का, जिसमें मुझे हो सकता है नाम हो मैंने मिस किया हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये ऑर्डर जो है जो मजिस्ट्रेट साहब ने किया है ये सस्टेन करेगा, क्योंकि जो जर्नल एलिगेशन लगाए हैं कि जिस रियासत के खिलाफ इन्होंने जो है कैंपेन शुरू की है, बेशक ये कोई स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ जाते, साथ में मटीरियल फराहम करते, लेकिन ये तो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी मालूम होता है। जब कोई अदालती काम करते हैं और किसी को कोई सजा देते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उस शख्स की हद तक स्पेसिफिक एलिगेशंस होते हैं, एविडेंस होती है। हाँ। हो सकता है चंद केसेस में इनके पास ये एविडेंस हो, लेकिन सबको एक ही लाठी से हाँकना और बिलखसूस हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट के चैनल ब्लॉक करना, उसमें एक चीज कॉमन है इन तमाम वो ये है कि ज्यादातर चैनल जो है वो प्रो पीटीआई है। हाँ। और सर आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने क्योंकि शहबाज गिल साहब का कहा आपकी खबर के मुताबिक उनका चैनल भी बैन होना था। मेरा ख्याल है कि वो भी होने चाहिए थे, क्योंकि सुर्खिल तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के, और मैंने उसका नाम नहीं देखा है, लेकिन अगर उसका नाम शामिल होता, क्योंकि शख्स ने मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा जो है कैंपेन की है, मेरे साथी मतलब एक वो कहते हैं ना लफ्ज अदावत महसूस करता हूँ उस शख्स के लिए। तो आप अपना जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये तो ये ख्वाहिश करके कि उनका चैनल भी ब्लॉक हो जाए। चैनल तो सर मेरा ख्याल है किसी का भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब तो नहीं है ना कि आपके मुंह में जो आए और जिसके खिलाफ आए आप कह दे। वो कहते हैं ना अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि योर लिबर्टी एंड वेयर माय नोज बिगिंस, यानी जहाँ पे मेरी नाक शुरू होती है वहाँ की आज़ादी खत्म होती है। तो ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है कोराम बपा है, आपको पता है गालम गलोच रोजमर्रा का मामूल है। लेकिन मरवत साहब आप वकील हैं सर, आप इत्तेफाक नहीं करेंगे इस बात से कि ये जो हदूद है अगर कोई इनको क्रॉस करता है तो उससे डील करने के लिए बेशुमार कवानीन मौजूद हैं। इस मुल्क में क्रिमिनल डेफेमेशन का केस किया जा सकता है, सिविल डेफेमेशन का कानून है, पीका एक्ट अब आगे मुतअद्दिद और भी कवानीन होंगे जिनका शायद मुझे नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ, उससे डील करना चाहिए इस तरह के मामलात को, बजाय इसके कि आप एक बैन कर दें, एक चीज को बंद करने के लिए जो है वो आप मूव कर दें। मेरा ख्याल है कि अदालत जब आप जाते हैं तो आपको एफिकेशियस रेमेडी दरकार होती है कि जिससे जो है आप नुकसान को रोक सके। अब अगर चैनल आपके खिलाफ लगा हुआ है
और आप सिविल डैमेजेस कर लेते हैं, वो 10 साल डैमेजेस को लगेंगे, उसने आपको ठिकाने लगा नहीं है। इस अमल के तहत जो है, अगर कोई चैनल आपकी इज्जत खराब कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपकी तवीन कर रहा है, आपकी जगनसाई कर रहा है, तो लोग ये चाहते हैं ना कि इनको रोके। तो फिर रोकने के लिए फिर आपके पास अब ये जो अमेंडेड लॉ है, अमेंडेड एक्ट 2025 का पीका का, इसके तो एक मैकेनिज्म दिया है। लेकिन एक चीज मैं बतौर कानूनदान कहती हूँ कि यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है, इस हवाले से तो एक तो इस कानून में कोई ऐसी शिक नहीं है कि आप इंटरनेशनल जो एंटिटीज हैं या प्लेटफॉर्म जो हैं उनको आपको अपनी जुरिस्डिक्शन के ताबे बना दें। ये होना चाहिए कानूनन। अगर आप एक मुल्क में मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे ब्लास्फेमस कंटेंट आता है और आप बेबस हैं, तो आपकी शहरियों की जो है वो एहसासात जो है वो मजबूत हो तो एक तो यूं अभी जो हमारा कानून है, उस कानून के तहत पाकिस्तान की साइल तक जो डिजिटल स्पेस बनती है, उस पे तो पीटीए जो है वो हुक्मरानी कर सकती है। सही है। तो ये इसलिए आप कह रहे हैं कि सर क्या सर, वैसे बिफोर आई मूव ऑन अ लाइटर नोट, आपने अभी कहा कि मुझे 5-6 दिन पहले पता चल गया था इस फैसले का। सर आप कब से उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए जिनको पहले से फैसले पता लग जाते हैं? मुझे नहीं पता था कि आप उस फहरिस्त में हैं। नहीं, मैं हैरान हुआ ना, ये खबर मैंने मीडिया को बताई भी थी। हाँ। मैं उस दिन पेशावर गया था, पेशावर हाई कोर्ट, और मैंने कहा था कि इस तरह ये कार्रवाई की है। हाँ। ये FIA ने नहीं की है, मीडिया पे गलत खबर चल रही है। ये कार्रवाई की है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और अब पाकिस्तान में पहले NR3 ये कार्रवाइयां करती थी, अब पाकिस्तान में जब ये पीका एक्ट अमेंड हुआ तो NR3 को सब्स्टिट्यूट किया है साइबर क्राइम एजेंसी ने। और साइबर क्राइम एजेंसी पूरे पाकिस्तान में अब साइबर क्राइम को जो है डील करती है। बिल्कुल ठीक है। ये ऑर्डर जो हुआ है ये भी बेसिकली FIA ने इसमें मुस्तगीस नहीं है, साइबर क्राइम एजेंसी जो है इसमें मुस्तगीस है। अच्छा सर, हमारे पास इस सेगमेंट में वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए क्विकली सर एक तो ये कि एक स्टेटमेंट अभी आई है जो इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात के बाद जो है वो आके बाहर बताई है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर कोई तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए तो खुद अलग हो जाए, वरना मैं पार्टी से खुद निकाल दूंगा। इस स्टेटमेंट को सर आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है? आप जैसे लोग जो तहरीक का बोझ उठा रहे थे उनको इन्होंने पार्टी से अलहदा कर दिया और अब इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो बाहर आ रही है। देखिए, ऐसे बयानात जो हैं वो खुशाइन नहीं है। यानी आपकी जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को अगर आप देख लें, कुछ लोगों को आपने लीडर खुद बनाया है और आपने कलीदी उनको दिए हैं, कर वो कुछ नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पे कौन सर? मिसाल के तौर पे कौन? मिसाल के तौर पे जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है शिबली फराज साहब, पतली गली से निकल जाते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो लिहाजा हाँ, हर इजलास, हर डेलीगेशन, हर फैसला साजी का हिस्सा होते हैं। हाँ। तो लिहाजा और आप गुस्सा जो है उन पे कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत हक अदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अपने वर्कर्स, अपने उन लीडर्स को भी नहीं चढ़ना चाहिए जो गफलत की वजह से या खौफ की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको इत्तेहाद की जरूरत है। ऐसे बयानात से आपकी लीडरशिप, आपके वर्कर मायूस होते हैं। और पार्टी को इस वक्त जो सबसे अहम जरूरत है, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है इत्तेहाद की। और आपने सर एक स्टेटमेंट मैंने देखी जिसमें आपने इत्तेहाद और तहरीक के हवाले से एक बात की। आपने कहा कि तहरीक इस वक्त अगर कोई चला सकता है तो अलीमा खान साहिबा चला सकती हैं। फिर सर आपकी एक और स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी जिसमें आपने ये कहा कि बेड़ा गर्क अगर किसी का किया है PTI ने तो वो अलीमा खान ने किया, अपनी जाती अना के लिए उन्होंने पार्टी को दाव पर लगाया। इन दोनों में से कौन सी बात जो है जिससे आप इत्तेफाक करते हैं? मैंने बेड़ा गर्क करने की बात तो नहीं की है, मैंने ये कहा है कि मोहतरमा जो है वो आए दिन किसी न किसी लीडर की क्लास ले रही होती है, जो अच्छी बात नहीं है। और लीडर वैसे ही जो है गुनागू मसाइल का शिकार हैं, बड़े प्रेशर में हैं, और आए दिन जो है कोई एक भी ऐसा शख्स या लीडर नहीं है जिसकी क्लास न ली जाती हो। अब एक हद तक जो है
सियासी वर्कर या लीडर जो है वो बर्दाश्त करता है। तो मुझे चंद एक होते हैं जब बात आप किसी के साथ इस पे माने पर ले जाएं कि आप उस को बदार कहना शुरू करें, तो इसके बाद ये जो दरमियान में जो पर्दा होता है घर को खत्म हो जाता है। तो फिर इस रवैये के साथ वो तहरीक कैसे चलाएंगे जो आपने सजेस्ट किया? मैंने आपकी क्लिप देखी। तहरीक उसने चलानी है वर्कर के साथ, लीडर तो चंद एक है। वर्कर जो है इसमें शक नहीं है, मैं 12 कह चुका हूँ, बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपने आप को वर्कर के माध्यम मकबूल किया है मौजूदा वक्त में। और ये भी इनके लिए भी चांस है कि वर्कर तवक्को कर रहे हैं कि ये अपने भाई के लिए निकलेगी, लेकिन अगर ये भी नहीं निकल पाती है तो जिस तरह वर्कर्स ने दीगर क़यादत को जो है नजरअंदाज कर दिया, इनका भी फिर यही असर होगा। अगर ये बातचीत की हद तक जो है खान की बहन है और अमली तौर पे जब ये वाहिद एक शख्सियत बन चुकी है जो कलीदी किरदार अदा कर सकती है और उनको चाहिए भी, और ये मैं मतलब ये नहीं ये तंदन कह रहा हूँ, ये मैं हकीकतन समझता हूँ कि वर्कर्स के साथ जो है वो कनेक्ट अगर कोई कर सकता है इस वक्त, तो आप समझते हैं कि वो उनकी हमशीरा उनको करना चाहिए। सर, आपकी एक और स्टेटमेंट है जो मेरी नजर के सामने से गुजरी, ये पड़ी हुई भी है मेरे सामने, कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज अगर पाकिस्तान वापस आ गए तो इमरान खान की कश्ती डूब जाएगी। तो सर, ये क्या आप कहीं किसी लेवल पर एतराफ कर रहे हैं कि अगर वो आ गए, उन्होंने गवाही दे दी, तो खान साहब उनकी करप्शन साबित हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी मैंने ये कहा था कि मलिक रियाज की गवाही बड़ा नुकसान करेगी। देखिए, मलिक रियाज और पीटीआई के हवाले से जो इल्जामात माजी में दरे गए, आपको इल्म है कि मलिक रियाज ने ही वो प्रॉपर्टी फराम की जिस पे ये यूनिवर्सिटी कायम की गई। मलिक रियाज के हवाले से ऑडियो लीक्स आई और इसके बाद तोशाखाना एविडेंस जब आया, तो अब अगर आज मलिक रियाज आके ये कह दे कि जनाब जो मादी में ये अफवाहें थी इनकी मैं तस्दीक करता हूं, तो एक तो रेपुटेशन पे बड़ा कारी ज़रब होगा। लेकिन मलिक रियाज ने एक हद तक जो है इसको रेजिस्ट किया है, लेकिन लगता यह है कि बिजनेस के नुकसानात को अवॉइड करने के लिए शायद ये अब हथियार डाल चुका है। क्योंकि एक चीज और भी है, ये मलिक रियाज ने शायद इनको उम्मीद भी दिलाई थी और यही वजह थी कि ये जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो टेकअप नहीं हो रही। लेकिन सर, इतना प्रेशर रेजिस्ट करने के बाद आपको क्यों लगता है कि अब वो आके वादा माफ गवाह या किसी भी किस्म की कोई गवाही दे सकते हैं? क्योंकि बड़ी मतलब बड़े जुर्माने लग गए पे, और जो हैं वो अभी भी इनकी अरबों के असासे हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पाकिस्तान में तो अदालतें जो हैं वो तो मफलूज हैं, कोई रिलीफ इनको दे नहीं सकेगी, न दे सकती है। तो ऐसे हालात में मलिक रियाज जिसने दुबई में एक बहुत बड़ा एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, और बेसिकली आप कह रहे हैं वो उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो अब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तो वो आ सकते हैं। सर, आखिर में ये बता दें कि जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों का रोल क्या हो सकता है, कोई क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात करते हैं। आप चीफ मिनिस्टर केपीके के रोल को किस तरीके से देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब की रिहाई या पार्टी के मामलात को आगे लेके चलना? बहुत सी अब पार्टी के अंदर से उन पर तनकीद हो रही है कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं किसी लेवल के ऊपर। चीफ मिनिस्टर केपी के बहुत सारे दुश्मन हैं। कुछ दुश्मन तो जो है वो हसद की वजह से, कुछ उन्होंने खुद भी बना दिए, और दूसरा ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी जो है उस का जो आने वाले वक्त में ये जो केपी में ये जो रिजर्व सीटें आ गई है, इसने अली अमीन खान की पार्टी के अंदर सियासत में उसकी पोजीशन को मजबूत किया है, कमजोर नहीं किया है। क्योंकि अब ये केपी की हुकूमत पे जो है हमले की बातें कर रहे हैं, तो वो जो जिनकी हमदर्दियां नहीं भी थी पार्टी के अंदर, वो भी अब इनके पीछे जो हैं खड़े होंगे, क्योंकि सबकी मुश्तरक एक कोशिश जरूर होगी कि वो पीटीआई की हुकूमत पे कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि फिर वक्त कोई अंदेशा भी नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई कोशिश हो सकती है या कामयाब हो सकती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पे हमने आपसे आपकी राय प्रोग्राम में शामिल करना थी। शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।